सर एक क्वेश्चन था। हाँ प्रतुल, आपके इंतजार में थे हम, आइए। सर वो सुदर्शन चक्र पद्धति में अप्लाई कर रहा हूँ पिछले, मतलब जब से बढ़िया वही कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जरा ना सर लियो और ये एक्वेरियस का असेंडेंट आते ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्या है, अगर just a second रुको। For the English thing, I will like stop the recording right now. YouTube live, I will also end right now. After this, we will continue the session in Hindi. Okay, live I will end, and the second part of the recording will upload it on the Hindi channel. Thank you for watching it on YouTube. Okay. तो सर क्वेश्चन ये था कि सुदर्शन जो पद्धति के लिए जैसे मैं एंट्री पीरियड का चार्ट खोलता हूँ उसमें, तो अगर लियो असेंडेंट है या किसी का एक्वेरियस असेंडेंट है, तो अभी तो मतलब 2-2.5 साल तक सैटर्न तो चेंज होगा नहीं, एक ही साइन में रहेगा। और जब भी पीरियड का चार्ट खोलता हूँ तो सन भी हमेशा किसी एक ही पर्टिकुलर साइन में ही मिलता है, क्योंकि वो ऑन द बर्थ से स्टार्ट होता है। तो सर वो कभी कभी ना कनेक्शन नहीं बना पाता, और पिछले मतलब आने वाले 2.5 साल के लिए भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा होता 1 और 7 के बीच में। तो उसमें ये कहना कि अगले 2.5 साल तक इस बंदे की शादी नहीं होगी, तो क्या ऐसा कहेंगे या नहीं, हर बार एंट्री चार्ट में सेम। अच्छा, तुम ये कहना चाह रहे हो कि सूर्य और शनि के साथ में का जो सिनेरियो है, उस वाले केस में तुम एंट्री चार्ट का प्रिंसिपल यूज नहीं करोगे। यहाँ पर क्या और भी 3-4 प्रिंसिपल थे पूरे उसमें ना। हाँ हाँ हाँ। तो ज्यादातर उस वाले मामले में क्या है कि हम लोग प्रोग्रेशन का प्रिंसिपल या ऐसा कोई प्रिंसिपल जो है इस्तेमाल करेंगे। और ये जो प्रिंसिपल है दिशा प्रवेश चक्र का, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। अदर प्रिंसिपल जो है उसको यूज करेंगे। ये जो है बेसिक आंसर है जो मुझे यहाँ पर देना चाहिए। बाकी राज की बात बता देंगे। मैं सोच रहा हूँ कि सुदर्शन चक्र वाले बच्चों के लिए एक बार फिर से सुदर्शन चक्र किया जाए, ब्रेक 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 करके। विचाराधीन काम चल रहा है। नहीं सर, वैसे तो काफी बहुत इनफेलेबल है, बहुत ज्यादा इनफेलेबल है, तो कर तो रहे। बाकी अब देखते हैं फीडबैक आता है जैसे। हाँ कर लोगे कर लोगे। इसमें क्या है कि सुदर्शन में ना आया सोचेंगे इसको कुछ। वैसे मेरा विचार था एक बार फिर से इसको करने का। सर अगर सुदर्शन चक्र लोगे तो मैं अभी से तैयार है, जस्ट FYI। लोगे तो मैंने अगर वापस से स्टार्ट करोगे या वापस से उससे, हाँ। हाँ लूंगा, ये बोल दिया है तो लूंगा ही। भी ज्योतिष दे जुबान का पक्का ना हो, ज्योतिष कैसा होता है अच्छा नहीं होता। बट आगे चलते हैं जी। एनी मोर क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू, आई मीन इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू D60। अच्छा आपने बोला था हिंदी में करना है, ठीक है। तो किसी भी भाषा में जवाब मिल दूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है। No, so see, the span of a ascendant in a D60 is around 2 minutes. Okay. And the one in a normal D1 chart, a Lagna Rashi Kundli, that is of around 120 minutes. Okay, almost 2 hours. So when it comes to rectifying the birth time using the Parashari techniques only, no KP, no sublord, nothing, only Parashari technique. So what procedure or what approach do you promote? अप्रोच प्रमोट करने में मतलब क्या प्रश्न? I mean like which methodology to follow? Like Parashari method से हमको अगर किसी का birth time rectify करना है, मेथड पराशरी भी है, जैमिनी भी है, सब कुछ है। और इसमें शंका वाली चीज नहीं होती, बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका। और मुझे रेक्टिफिकेशन करने में आई थिंक 4.5 मिनट से ज्यादा कम ही लगा, जबकि इसके लिए मेरी पूरी वेबसाइट पे ना रेक्टिफिकेशन के लिए एक्स्ट्रा कंसल्टेशन कोई भी नहीं होती। रेक्टिफिकेशन बड़ा बड़ा आसान काम है और उसका बड़ा सिंपल सा अप्रोच। रेक्टिफिकेशन को कुछ करने का विचार किया है वहां हम लोग ने, ये भी तो इलस्ट्रेशन समझ में आएगा। तो विचार कुछ करने का सोचा, सबसे आसान काम है वो, तो वेरी सिंपल पॉसिबल। इस पे करेंगे कुछ। इसको D60 वाले कोर्स में वैसे पहले एक बार मैं पढ़ा चुका हूँ। और सब ब्लॉग भी है आपका तो? ब्लॉग भी है। हाँ हाँ, ब्लॉग भी, आर्टिकल भी लिखा हुआ है। D60 में पढ़ा भी चुका हूँ उसको, रेक्टिफिकेशन को।
इस पे करेंगे फिर। अब तुमने कहा है तो विंडो फ्रॉम पे इस पे कुछ सोचा जाए। ये सर बहुत एक अभी अभी फिलहाल के लिए तो सर क्या है ना, जो हम लोगों ने उस दिन की क्लास में पढ़ा था कि लग्न जो है उसका आकृति, प्रवृत्ति, प्रकृति और आभास, इतनी चीजों को लेके हम लोग इंसान को देख के एक मोटा मोटा अंदाजा बना सकते हैं कि क्या है कैसा है, राइट। लेकिन उसके डिटेल में जाके, उसके डीप में जाके फिर वो मैं पूछ रहा था ऐसे। हाँ, तो जैसे कि जो राशि कुंडली है उससे आदमी का चेहरा पता चलता है, नवाज कुंडली से लग्न रंग पता चल जाता है, और द्वादशांश कुंडली से रुचि अरुचि का अंदाजा लग जाता है, षोडशांश कुंडली से जो है कि आपको ये तुम्हारा जो सुदर्शन चक्र इत्यादि है तो षोडशांश में इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा अच्छा उस पर काम करता है D16 पे, क्योंकि षोडशांश में शुभ अशुभ फल कब प्राप्त होंगे वो पता चल जाते हैं। तो उसको देखते हुए जो है ना पूरा, जैसे कि अब तुम आदमी के कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से उसका D1 लेवल सेट कर दोगे, तो उसके बाद फिर तुम D2 और D3 और D4 और D7 रेक्टिफाई करने का झंझट नहीं, सीधा कर लिया तुमने। फिर आगे व्यक्ति की रुचि अरुचि के हिसाब से, रुचि अरुचि के हिसाब से आपको जो है कि उसका D12 सेट करना है। एक उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति का कुंडली था, उसका जो है चंद्रमा सिंह में थे और D12 लग्न में कंफ्यूजन था, तो द्वादशांश लग्न में कि ये मिथुन होगा कि कर्क होगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा नॉनवेज खाते हैं आप? उन्होंने मना कर दिया, सर हम नॉनवेज। तो क्या है कि ज्यादातर जब चंद्रमा लियो में होता है तो आदमी जो है शाकाहारी नहीं होता, मांसाहारी होता है। लेकिन वो शाकाहारी थे, और कैंसर जो है वो शाकाहारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो D12 में उनका जो है जेमिनी लग्न नहीं होना, कैंसर नहीं होना। समझ रहे बात? हाँ सर। तो ऐसे करके जो है कि हर एक D12 को सेट कर लोगे तो फिर तुमको D10 नहीं देखना पड़ेगा। छोटी सी बात कहने के लिए ये कह देता हूँ तुमको हल्का सा कि आदमी का लग्न और चंद्रमा जिस जिस राशि में है उस राशि से सारे जुड़े हुए एट्रीब्यूट जमा कर लेने चाहिए, और उसको जातक को पूछ लेना चाहिए, और उसका आंसर फिल करते करते ही तुम 16 की 16 कुंडलियां सेट कर लोगे। वैसे इसमें एक राज की बात एक ये भी है कि प्रेडिक्शन करने के लिए बर्थ टाइम एक्यूरेट होना कोई खास जरूरी है नहीं। और डिविजनल चार्ट का लग्न हम लोग जो द अप्रोच दैट वी टेक, परंपरा में जो हम लोग तरीका लेते हैं ना, उसमें हम लोग ग्रह का मतलब लग्न यूज नहीं करते किसी भी डिविजनल चार्ट में। तो नवांश के सप्तम भाव का स्वामी कुछ भी नहीं होता, लग्न के ही सप्तम भाव के स्वामी का नवांश देखना होता है। तो अब चाहे नवांश में लग्न कोई भी हो, लग्न के सप्तम भाव का स्वामी कौन से नवांश में, वो चीज बदलती नहीं है। तो क्लास 6 में कहीं पर भी जो है ना किसी भी डिविजनल चार्ट के लग्न को कैलकुलेट करने की बात नहीं है, सिर्फ ग्रह के डिविजन्स कैलकुलेट होते हैं। इसके लिए डिविजनल चार्ट को रेक्टिफाई पता नहीं लोग क्यों करना चाहते हैं, बट फिर भी मेथड है उसके पीछे भी, और वो भी कर ही लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर देखो एक फंक्शनैलिटी में ये चीज है ना कि आपको पता है कि डिविजनल चार्ट रेक्टिफाई करके होना तो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है तो फिर करना ही पड़ता है उसको। तो उसका तरीका भी है, बट ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती करने। अच्छा सर एक क्वेश्चन था मेरा। पूछो। सर प्रश्न में हम नवांश तो देखते हैं, लेकिन बाकी सारे डिविजनल के लिए आपने मना किया, वो ऐसा क्यों है? सिर्फ नवांश को देखेंगे बाकी किसी और को नहीं, ऐसा? हाँ, क्योंकि नवांश जो है वो नक्षत्र का पोर्शन है, तो जैसे राशि के अंदर नक्षत्र निगृहित है, तो जी ऐसे नवांश क्या होता है, नक्षत्र को पद के साथ जो है पूरा फल दिखा देता है। जी जी। ज्यादातर लोग आजकल मतलब ये बाद में हो जाता है ना, अश्विनी का स्वामी केतु में बड़ा हंसता हूँ। अरे भाई, अश्विनी के स्वामी केतु की क्या आवश्यकता है? जब अश्विनी के पहले पद का स्वामी मंगल, दूसरे पद का स्वामी शुक्र, तीसरे पद का स्वामी बुध और चौथे पद का स्वामी चंद्रमा किया हुआ है नवांश के हिसाब से ना। अश्विनी पदा 1 2 3 ये इत्यादि में आ जाएगा। जी जब क्या हुआ है तो पूरे अश्विनी का स्वामी केतु लेकर के क्या फायदा है? अभी कोई फायदा नहीं है ना, करने की आवश्यकता है क्या, जरूरत ही क्या है? दिक्कत कहाँ है ना? तो नवांश इसलिए यूज करना है क्योंकि नवांश वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन है, और नवांश मतलब ये समझो कि राशि और नवांश में कोई भिन्नता है ही, इसके लिए नवांश यूज करना है। जैसे कि राशि चक्र के पीछे नक्षत्र का चक्र है,
इसी प्रकार D1 के साथ में वो D9 आना ही आना है, क्योंकि अगर आप नवांश नहीं देखोगे तो नक्षत्र में ग्रह की स्थिति कहाँ है आपको पता ही नहीं चलेगी। लेकिन लोग बहुत माथा खपाते रहते हैं, सर नक्षत्र को कैसे यूज करना है, नक्षत्र को कैसे यूज करना है। अरे D9 पढ़ना सीख लीजिए, नक्षत्र वही तो यूज करना है और कहाँ यूज करेंगे। लेकिन लोगों को फिर आज के समय में कथा वथा सुनने की ज्यादा वो दिलचस्पी हो गई है, खैर तो प्रेडिक्शन में दिलचस्पी नहीं है, बट इसके लिए नवांश खास करके इसलिए जरूरी है क्योंकि नवांश अभिन्न अंग है, ग्रह की स्थिति, दशा, कंडीशन इत्यादि जो है नवांश से पता लगता है, और नक्षत्र चक्र होने से जो है बहुत ही अभिन्न अंग है। ठीक है सर। अभी नवांश की बात निकली सर, एक जोक याद आ गया जो आपने भी बोला था एक बार, कहीं आप ही के किसी वीडियो में सुना था मैंने। अगर नवांश फ्रूट है या फल है तो बाकी की जो कुंडलियां है, 10 वर्ग कुंडलियां, वो क्या है? वो 10 वर्ग कुंडली का कंसिडरेशन जो है ना बड़ा बचकानी चीज है, और ज्यादातर 10 वर्ग कुंडली का कंसिडरेशन होता नहीं। ऋषियों ने उदाहरण स्वरूप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऐसे भी हो सकता है, जी सर, दो अप्रोच ले सकते हो, या तो बोलो कि 10 वर्ग कुंडली देखने का कोई प्रकार था वो विलुप्त हो गया, पहली बात, या दूसरी बात ऋषियों ने उदाहरण दिखाने के लिए हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा कह दिया। एक कहावत है कि लोमश संहिता में आती है कहावत, एक राजा हुए बहुत बलशाली प्रतापी, वो राजा के जो है कोई कोर्ट एस्ट्रोलॉजर होते थे। जब उनके जुड़वा पुत्र पैदा हुए तो उन्होंने कोर्ट एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना चाहा, तो उनको पता चला कि कोर्ट एस्ट्रोलॉजर तो मर चुके हैं और उनके पुत्र हैं। अगर पुत्र को राजसभा में बुलाया गया और उनको कहा गया कि भाई हमारे जो है दोनों बालकों की पत्रिका देख, बालक की पत्रिका देख करके आप बता देंगे कैसा है। तो उन्होंने भविष्यवाणी की और भविष्यवाणी करके पूछा कि राजा साहब क्या भविष्यवाणी ठीक है? तो राजा बोला जुड़ गए हैं, एक के लिए तो ठीक है, दूसरे के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा दूसरा कैसे देखना वो तो मुझे आता ही नहीं। तो ब्राह्मण की सभा में बहुत निंदा हुई, हंसी का पात्र बन गए ब्राह्मण साहब, और बहुत क्लांत, बहुत दुखी होकर के जो है वन जंगल में विचरण करने लगे। आपकी भाषा में आत्मशोधन। हाँ, एक कहानी सुनाऊंगा अभी इसके बाद तो करने लगे, और फिर वो जो है लोमश ऋषि के पास पहुंचे, मतलब वो जगह जगह पे देव इत्यादि की सभा में जगह जगह पे घूमते रहे, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा करके, और अंत में सबने उनको बोला कि आप लोमश ऋषि के पास जाओ, लोमश ऋषि आपको बताएंगे। और तब लोमश ऋषि ने उनको जाकर के यह बात बोली कि डिविजनल चार्ट, वर्ग कुंडली को देख करके इसका जो है फल में तारतम्य है ना, जो उनको बात जो है लोमश ऋषि ने कह दी। तो डिविजनल चार्ट जरूरी है, बिल्कुल है जी। तो ये बात मैंने अमरकांत जी को अभी हिंट में हल्की सी कह दी कि ज्यादातर क्या होता है ना, जरूरत नहीं पड़ती कोई फैक्टर को लाने की, जब चीज इनडिसिसिव हो जाती है ना तब जरूरत पड़ती है। एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हो तो आप बोलोगे बहुत लाभ होगा, अरे किस चीज का, अरे बहुत लाभ किसका होगा भाई, तो फिर आप जाते हो D9 में डिटेल इत्यादि में, है कि नहीं। जब आप सप्तमेश को एकादश भाव में देख लेते हो तो आप कहते हो पत्नी बहुत, पत्नी के पास बहुत जो है पैसे वाली पत्नी है, पत्नी पैसे वाले खानदान से है, खुद कुछ कमाती है, कि शादी होने के 15 साल बाद जब उसका पिता मरेगा तब वो पैसा लेकर के मरेगा, कैसे होगा, तो उसके लिए फिर आप D9 इत्यादि में जाते हो। तो जब आपको और भीतर और गहरे जानने की दरकार आवश्यकता होती है तब आप डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं होती तो नहीं करते। ऐसा है जब कोई आदमी मुझे पूरा बोलते कि सर हमारे पास बहुत फालतू पैसे हैं और हम आपसे सिर्फ 1 घंटा बात करके सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, वृत्ति कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, तो मैं आराम से फिर मैं भी एकदम कुर्सी को पीछे लगा करके तकिया रख करके फुल तकिया से सोलना कुंडली में लगने की विवेचना करते हुए बैठूंगा कि देखो आपका द्वादशांश कुंडली में सिंह लग्न होने की वजह से कभी कभी आप प्रमाद प्रिय भी हो जाते हैं, और थोड़े आपके बगल के यहाँ के दांत भी बड़े हैं, और कभी कभी जो है कि पार्टी वार्टी में मांस मदिरा का भी सेवन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जब और डिटेल जाना है तो उसके लिए आप और डिविजनल चार्ट निकाल सकते हो, टेक्निकली प्रेडिक्शन के पर्पस में ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी ना फिर भीतर जाने की, जैसे ज्योतिषी को डिविजनल चार्ट इत्यादि का ज्ञान क्यों है, अपने लिए,
अब मुझे अगर खुद को समझना हो, अपने दिमाग को समझना हो, आपकी पत्रिका में शायद हो सकता है मैं D16 ना देखूं, अपने चंद्रमा में D16 में रोज ही देखता हूँ, क्योंकि अपने आप को समझना, आत्मशोधन करना है कि नहीं। तो आवश्यकता है, जरूरत है, बट कब वो जरूरत होती है वो तो बात है। क्या समझे आप? बढ़िया सर, एकदम और जबरदस्त। प्रश्न पूछिए। तो ये चीज को समझने की आवश्यकता है। हर देखो एक बात समझना लेते हैं, चिड़िया को मारने के लिए तोप लाओगे क्या तुम? जी नहीं। अब चिड़िया को मारने के लिए तोप लाओगे, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा चिड़िया के साथ। तो कितना बड़ा एनालिसिस है वो बात पे बहुत चीज निर्भर करती है। जब आपको स्वभाव देखना है तो आप 16 के 16 चार्ट्स पे जाते हो, है ना, क्योंकि लग्न जो है इंसान को पूरा ओवरऑल दिखा देता है, ऑल एंड ऑल दिखा देता है। अब वो ऑल एंड ऑल में क्या है, मोटी मोटी चीजें ही हैं आपके स्वभाव, पतली पतली चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजें नहीं, बहुत फाइनर थिंग्स नहीं है उसके स्वभाव में ना, लग्न में नहीं है। तो जितना फाइन देखना है उतने छोटे छोटे और इनर डिविजनल चार्ट में हम चाहते हैं। लेकिन बट चिड़िया को मारने के लिए जो है तो इतनी बड़ी मत निकाल देना, तो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक है वो। जी सर, एक एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है सर। बहुत बार ऐसे हम पढ़ते वक्त पढ़ते हैं या कोई बोलते वक्त बोलता है कि मंगल जो है बुध के नवांश में है, तो कहने का ये मतलब ले कि बुध की जो दो राशियां है मिथुन और कन्या, इनमें है वो नवांश में मंगल, ऐसा अर्थ ले कि कैसा? इस पे सोचो, बहुत सोचनीय बात है। आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? कोई बताओ, प्रतुल तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए? सर मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ हाँ सर, यही मतलब है इसका कि मिथुन या वर्गो जो राशि है उसी में से होगा। यही मतलब इस लाइन का। ये बड़ी जरूरी चीज है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और किसी के पास कोई आंसर हो इस चीज पे ना, हम लोग ध्यान नहीं देते, यही मुख्य बात है। अगर इस बात को पहले समझ जाता आदमी तो मुझे ये नहीं समझानी पड़ती डिविजनल चार्ट में लग्न नहीं होते, डिविजनल चार्ट में लग्न नहीं होते। ये बहुत जरूरी बात है कि शनि का नवांश होता है, नवांश जो है शनि का होता है, कुंभ का और मकर का नहीं होता। जी सर, जी सर। समझने ये फाइन चीज है, इसको नहीं समझ तुम पूछ रहे हो नवांश में लग्न क्या है, शनि का नवांश होता है, लग्न नहीं हो सकता। ये चीज को समझो, इसको कौन उत्तर करना चाहेगा? कोई भी जो ग्रह बैठा है ना कहीं पर भी, वो ग्रह का फल, जैसे नवांश क्या है, अब जैसे कि ऐसा समझो, केपी में एग्जांपल है, वैसे कोई गोरा आदमी है, उसने काले कपड़े पहन लिए और उसने ऊपर से जो है लाल जैकेट पहना, यही डिविजनल चार्ट है। अब यहाँ पर मुझे डिविजनल चार्ट पढ़ाना पड़ेगा, कौन कौन है तैयारी कर। एक आदमी तैयार है तो फोन कर लूंगा मैं एक आदमी को, ठीक है? क्या सर, क्या 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 क्वेश्चन पूछा आपने? मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर इसको समझने के लिए डिविजनल चार्ट पढ़ाना जरूरी है। तैयार कौन कौन है? सर मैं हूँ, मैं। अगर एक आदमी तैयार है तो उसको मैं फोन कर लूंगा, कोई बात नहीं, फिर नहीं, दो लोगों को भी फोन कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सर मैंने वो सॉफ्टवेयर भी टेस्ट कर लिया, होता है थोड़ा। अभी बताता हूँ। देखो एक बात समझो, डिविजनल चार्ट को ना विस्तार अंदर से थोड़ा भीतर से समझने की जरूरत है, ठीक है? ये विस्तृत चीज है। और जैसे मान लो D30, पंडित रामयतन ओझा बनारस के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने वारामिहिर को भर भर के गालियां दी कि वारामिहिर ने त्रिशांश में 5 डिवीजन किया। D30 की कैलकुलेशन आप लोगों को नहीं पता हो तो जरा सा बता, किसी सम राशि में पहले पांच त्रिशांश जो है मंगल के, अगले 5 त्रिशांश शनि के होते हैं, ऐसा बोला है। 0 से 5 डिग्री मंगल की, 5 से 10 डिग्री शनि की होती है, ऐसा बोला है। पंडित रामयतन ओझा जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को स्थापित करने वाले जो थे, उन्होंने भर भर के गालियां दी है एकदम पूरा वारामिहिर कि वारामिहिर ने यवनों से घूस खा करके जो है कि ज्योतिष शास्त्र में मिलावट इत्यादि कर। और मैं आपको कहता हूँ पंडित रामयतन ओझा जितना मूर्ख आदमी नहीं देखा है।
वैसा कोई मूर्ख नहीं है जो मर्म को समझे बिना टिप्पणी कर देता है। इसी वजह से पंडित रामचंद्र जाने की किताब लिखी थी ज्योतिष पे, उन्होंने इसको गंगा में बहा दिया कि कोई ये किताब को पढ़ना नहीं चाहिए। उन्होंने वो किताब को गंगा में बहा दिया। किताब में जिस किताब में ये चीज रामचंद्र जाने लिखी, उन्होंने वो किताब गंगा में बहा दी। बाद में किसको मिल गया तो उन्होंने छाप दिया, उसको निकाल दिया। ठीक है, वो किताब उन्होंने रामचंद्र जाने गंगा में बहा दी। अब यहाँ समझने की बात है, देखिए वारामिहिर ये नहीं कह रहा कि 5 हिस्से होंगे। अब वो बोले कि पहली डिग्री का स्वामी मंगल, दूसरी डिग्री का स्वामी मंगल, तीसरी डिग्री का स्वामी मंगल, चौथी डिग्री का स्वामी मंगल, 5वीं डिग्री का स्वामी मंगल, 6ठी डिग्री का स्वामी शनि, 7वीं डिग्री का स्वामी शनि, 8वीं डिग्री का स्वामी शनि, 9वीं डिग्री का स्वामी शनि, 10वीं डिग्री का स्वामी शनि, 11वीं डिग्री का स्वामी गुरु। ऐसा बोलने से तो अच्छा यही था, शून्य से 5 का स्वामी मंगल हो जाता है। समझ रहे बात को? तो उसने ये बात बोली है, खैर जो कुछ भी बोला है। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं आप लोगों की इनेबिलिटी बताता हूँ, आप लोगों की इनेबिलिटी बताता हूँ। अमरकांत जी में ये नहीं होगा, वैसे आप लोगों को पता, अमरकांत जी ने उत्तर भी मेरे को। इंसान का शरीर गर्भ होता है ना, जो शरीर है इंसान का कैसे बनता है? मैं इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, ये वैदिक क्यों कहते हैं? वैदिक वर्ड क्यों इस्तेमाल होता है? वैदिक से मतलब क्या है इसका? वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? आप दत्त पराशर पढ़ रहे हो ना, ऋग्वेद थोड़ी ना पढ़ रहे हो यहाँ पे। ऋग्वेद में ज्योतिष लिखी क्या? वैदिक क्यों कहते हैं? नहीं सर, मेरे हिसाब से, अभी मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा मानना है कि 2 कारण है। एक कारण है कि जो 4 वेद है और कई सारे उपनिषद है, इन सब की आंख ज्योतिष को कहा गया है, नेत्र। कहने का मतलब जो वेदों में ज्ञान पड़ा है उसको अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, आपने वेदों को पढ़ के समझ तो लिया, लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ में देखना चाहते हो तो कैसे अनुभव करोगे? अपनी लाइफ के बारे में भी और दूसरों की लाइफ के बारे में भी, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार। तो वो तरीका है, वो दृष्टि है जो आपको ज्योतिष से मिलती है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जैसे हम बोलते हैं जीव कारक गुरु, या फिर हम बोलते हैं कि साहस का जो कारक है वो मंगल है। तो ये जो चीजें हैं जो ज्योतिष कहता है, इन सब चीजों से संबंधित आपको कहानियां, या अभी तो हमारे लिए वो कहानियां हैं, लेकिन किसी जमाने में वो शायद सत्य घटनाएं भी होंगी, वो आपको वेदों में मिलता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में जो 18,000 श्लोक है, उनमें आप जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारे श्लोक मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इन बातों को भी पुष्टि कर देते हैं। ऐसा, तो ये मेरा मानना है। आई माइट नॉट बी 100% राइट। सर मैं ऐसा समझता हूँ, वैदिक ज्योतिष को वैदिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वेद की फिलोसफी पे चलता है। अब आप पुनर्जन्म नहीं मानोगे तो शनि किसका बल दे रहा है? तो शनि आपसे दुश्मनी लेके बैठा, मतलब कहने का तो ये हो गया, पुनर्जन्म नहीं है तो शनि फल क्या दे रहा हो? समझ रहे बात? तो वैदिक इसलिए है क्योंकि वेद में जो फिलोसफी है, भाई भगवत गीता ने बोला तामसिक खाना खाना बुरा है, इसलिए कोई भी शुभ ग्रह तमस तत्व का कारक नहीं है, कोई भी शुभ ग्रह तामसिक नहीं है। भाई इंग्लैंड वालों के लिए हो सकता है कि सड़ा हुआ बासी ब्रेड खाना बहुत ही सुकून की चीज होती हो, भाई वैदिक फिलोसोफर के लिए तो नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? वो वैदिक फिलोसफी के इन ट्यून में चलने से वैदिक ज्योतिष है। ठीक बात हो गई। अब वापस अपने मुख्य प्रश्न पे आते हैं, इंसान का शरीर किन चीजों का बना हुआ होता है? अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, अगर मैं इंसान की आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर वो फिर से पृथ्वी के सवाल का एक बार फिर से उत्तर दूंगा नवांश वाले का, क्योंकि उत्तर देने के बहुत प्रकार है ना। एक सत्य विप्रह बहुधा वदंती, एक ही सत्य को ऋषियों ने अलग अलग प्रकार से कहा है ना। तुम्हारे सवाल का तो 3-4 प्रकार से जवाब दे देते हैं। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, जो बात अपन कर रहे थे, इंसान का शरीर अगर मैं मानूं, एक आप इंसान हो, ठीक है जी, कितनी चीजों के बने हुए हो आप? 5 तत्व। 5 तत्व के बने हुए हो ना। अभी मैंने षडवर्ग की बात की थी। षडवर्ग किसको नहीं पता है? कि षडवर्ग क्या होता है किसको नहीं पता? नो लिख दोगे या नो बोल दोगे तो समझा दूंगा, नहीं बोलोगे तो दौड़ जाऊंगा आगे, फिर बाद में बोलना है सर घुसा ही नहीं दिमाग में।
ऐसा पूछ लेना चाहिए ना, व्हाट इज षडवर्ग, समझा दूंगा तुमने। षडवर्ग किस किस को नहीं पता भाई? सबको पता है? मतलब सिर्फ नाम या तो क्या सिर्फ होता नाम है या बस? कि 16 डिविजनल चार्ट होते हैं, लेकिन हर बार हर 16 नहीं देखे जाते, है ना। तो 16 में से जब 16 के 16 देखे जाते हैं तो षोडश वर्ग कहे जाते हैं। जब उनमें से सेलेक्टेड 10 देखे जाते हैं तो दश वर्ग कहे जाते हैं। जब उनमें से सेलेक्टेड 7 देखे जाते हैं तो सप्तवर्ग कहे जाते हैं। और जब उसमें से सेलेक्टेड 6 देखे जाते हैं तो षडवर्ग कहे जाते हैं। वो सिलेक्टेड 6 कौन है जी? D1, D2, D3, D9, D12 एंड D13। ये सिलेक्टेड 6 है। जो षडवर्ग, षड माने 6 वर्ग वाले डिविजन, जो 6 डिविजन में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये नहीं लेकर के चलेंगे D60 इज द मोस्ट माइन्यूटेस्ट वन। यहाँ पर माइन्यूट होने की इंपॉर्टेंस है। यहाँ ये समझिएगा कि D60 सबसे पहले षडवर्ग की बात हुई, 6 डिविजन की बात हुई, जिसमें सबसे माइन्यूट था D30। आगे D7 ऐड होगा सप्तवर्ग में, तो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट जो है D7 हुआ। उसके बाद आगे 10 वर्ग में D60 ऐड होगा, तो D60 थर्ड लेवल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे। माय पॉइंट। तो एक ना विंशोपाक बल है, और वो विंशोपाक बल में इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा क्लियर दिखता है, बट वो विंशोपाक बल जो है तो पराशर का नहीं देखना चाहिए, तो फलदित्या का देखना चाहिए। पराशर तो D60 को लेकर के बहुत ज्यादा जो है कुछ भी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नितिन क्या बोला तुमने, किस चीज से हमारा बॉडी बना हुआ है जी? 5 तत्व बोला था सर मैंने। 5 तत्व से बना हुआ है। तो जो D30 है ना, उसमें 12 में इसने सेम ही डिवीजन किया हुआ है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के घर में ब्रेक जाता है, या D30 का कैलकुलेशन आप आराम से पढ़ सकते हो। सर मेरी मतलब बहुत सही है। वो जो 5 ग्रह है वो 5 तत्वों के अधिष्ठाता है। वो 5 तत्वों का अधिष्ठाता है, उसने उसी में डिवीजन किया हुआ। और आपको मैं एक और राज की बात बताता हूँ कि जब आप बृहत जातक के चैप्टर 2 में जाएंगे ना, तो सूर्य अग्नि तत्व का स्वामी है, ये बात 12 में नहीं लिखेगा, ये किसी ने नहीं लिखा है। सूर्य अग्नि तत्व का स्वामी कहीं नहीं लिखा हुआ है। सूर्य का अधिपति अग्नि है, सूर्य अग्नि तत्व का स्वामी नहीं है। ना ही चंद्रमा जल तत्व का स्वामी है, चंद्रमा का जल अधिपति है, बात समझने की। इसलिए D30 में 5 तत्वों के देवता होते हैं, 5 तत्वों के लॉर्ड्स होते हैं। सूर्य चंद्रमा नहीं होते, क्योंकि सूर्य चंद्रमा किसी तत्व का अधिपति नहीं करते, किसी भी तत्व के अधिपति नहीं है। ये बात हो गई। तो भाई नितिन, तुम D30 लग्न से क्या देखोगे? कहीं तो पढ़ा है कि आप उससे आने वाले संकट, आपके लाइफ की जो पढ़ा है नहीं, जो समझा है उसके हिसाब से पढ़ा हुआ। मेरा कोई अनुभव नहीं सर D30 का। अभी तो हमने बोला ना भाई, पंच महाभूत की बात है। हाँ, तो वो मैं जीव के संबंध में बोल रहा था कि जीव बना कैसे है। जीव बना कैसे, एक बात बताओ भाई। अगर किसी के शरीर में, देखो यार, रेक्टिफिकेशन का रूल देता जा रहा हूँ, फिर मुझे पता भी नहीं कि मुझे ये रूल देना भी चाहिए, क्या पता ना ही। जैसे कोई और ज्योतिष होता तो 30 पैसे ज्यादा पे 4 को कर चुका होता। खैर फिर भी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। जो है कि पंच तत्व जो है, उसमें हर तत्व का अपना क्वालिटी होता है ना। पिछली कौन सी क्लास में हम लोग बात कर रहे थे? क्लास की कौन सी क्लास की? ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन में हम लोग बात कर रहे थे। अमरकांत जी बताएंगे। अमरकांत जी, अग्नि का रूप, जल का, जल का होता है रस, जल का रस, वायु का, वायु का होता है स्पर्श, वायु का स्पर्श, और पृथ्वी का, पृथ्वी का होता है गंध, पृथ्वी का गंध, और आकाश का, आकाश की होती है ध्वनि, हीरे। तो भाई जिसका गला बहुत मधुर होगा, उसका D30 में जुपिटर एसेंडेंट होगा, उसका D30 में एसेंडेंट होगा सजिटेरियस या पाइसेस। सीधी बात है, क्योंकि तत्व की अपनी क्वालिटी है ना भाई, और वो क्वालिटी बेसिक एलिमेंट में आनी है आदमी के। तो बताइए, क्या मेरा D30 लग्न सजिटेरियस या पाइसेस हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी आवाज बिल्कुल भी मधुर नहीं है, कर्ण कटु, हो ही नहीं सकता। ठीक हो गई बात? समझ गए आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ?
वैसे ही अगर एरीस या जेमिनी, एरीस या फिर स्कॉर्पियो D30 का लग्न हो, उस मामले में आदमी बहुत रूपवान, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होना चाहिए, दिखने में सुंदर। एक चीज है देखने की, कृष्ण तो काले थे, गोपियां फिर भी फिदा थी, तो काला आदमी हमेशा बदसूरत होता है क्या? नहीं ना सर, मोहक भी हो सकता है ना। तो वो मोहा कोशिश से तो है ना भाई, D30 में उसका जो है अग्नि तत्व आ रहा है, तभी तो रूप है उसको, राइट। रूप है, रूपवान है या रूपवती है या वॉट एवर है, समझ रहे हैं बात को आप? ये तो D30 की बात हो गई। उसके ऊपर इसके ऊपर D12 की बात में आते हैं, वो भी थोड़ा सा समझाते हैं आपको। तो वही ऐसा है कि कोई नया नवीला बच्चा पैदा होता है जब, तो हम उसकी शक्ल देखते हैं, देखते नहीं देखते? जी। तो शक्ल देख के अब हमारा पहला कमेंट क्या होता है? क्या विपुल जी, हमारा पहला माता कमेंट क्या होता है? लोग माता पे बोलते हैं गया है, किस पे पिता गया पे है, गया है, किस पे गया है। दादा हाँ। दादा पे गया है। हाँ, माँ पे गया है, बाप पे गया है, दादा पे गया है, किससे गया है? राज की बात बताता हूँ, D12 को सूर्यांश बोला है, मतलब कुल परंपरा के किस चीज का सबसे ज्यादा इस व्यक्ति पे प्रभाव आया, मतलब इस व्यक्ति के पैदा होने के लिए क्या चीज की गई, कुछ तो किया ही जाता है, किसी के पैदा होने के लिए कुछ तो किया ही जाता है, राइट? एक्सीडेंटल चिल्ड्रनों के भी पैदा होने के लिए कुछ किया जाता है, नॉर्मली आदमी के पैदा होने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही जाता है ना। माँ दादाएं कहीं मन्नत मांगती है, माँ के मन में कुछ इच्छा होती है, पिता के मन में कुछ विचार होते हैं, कुछ तो होता है। तो वो चीज, जो चीज आपसे प्री एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी, या वो चीज जो आप अपने परिवार से लेते हो, वो आपको D12 के लग्न में दिख जाएगा। जैसे कि अगर आपका D12 का लग्न कैंसर है ना, अगर आपका D12 का लग्न कैंसर है, तो आपने अपने घर वालों से स्वच्छ हृदय और अपनी माँ का स्वभाव, कैंसर हुआ ना, माँ का स्वभाव लिया है। अगर वो जेमिनी है तो आपने अपने भ्राताओं का, पिता के भ्राताओं का स्वभाव लिया है, मानेगी? किसका स्वभाव लिया है? पिता के भ्राताओं का, मतलब चाचा वाचा का स्वभाव है आपके अंदर। ऐसे बच्चे को जो है चाचा से ज्यादा लगा होता है, बाप से लगा हो जाता है, तो हो जाता दुनियादारी है। इस रूल को यूज करने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? दिन के जन्म में सूर्य पिता और शुक्र माता है, और रात्रि के जन्म में शनि पिता और चंद्रमा माता है। तो अगर डे का बर्थ हो तो सूर्य और सूर्य के फ्रेंडों की राशि, सूर्य और सूर्य के फ्रेंडों की राशि, फ्रेंड कौन? जुपिटर, मून और मार्स। वो जो है फादर साइड ऑफ द फैमिली दिखाते हैं, whereas Saturn, whereas other signs indicates mother side of family, क्योंकि शुक्र माता थी ना। रात के जन्म में शनि, शुक्र और बुध की राशियां फादर साइड ऑफ फैमिली, क्योंकि शनि पिता है, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु की राशियां मदर साइड ऑफ फैमिली। तो अगर लग्न में धनु हो और दिन का जन्म हो तो दादा के जैसा, और अगर लग्न में धनु D12 हो, रात का जन्म हो तो नाना के जैसा जातक का चेहरा, स्वभाव इत्यादि होता है। रेक्टिफिकेशन में ना एक बात हमेशा ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन का कोई भी रूल ऐसा नहीं होना चाहिए जो 30 साल की उम्र के बाद ही अप्लाई होता हो। बात को समझिएगा, एक नॉर्मल मेथड है ना, आदमी की शादी देख लो, शादी को भी उसके हिसाब से सेट करो। अगर कोई आदमी अपने 5 साल के बच्चे को आपके पास लेके आ जाए और ये बात बोले कि मुझे इसकी पत्रिका ठीक करवानी है पंडित जी, तो आप क्या बोलोगे कि पैसे अभी दे दो, पत्रिका ठीक करूंगा शादी होने के बाद, पता तो कर लूंगा वो भी भाई। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो व्यक्ति के तत्क्षण पैदा होते ही आपको पत्रिका रेक्टिफाई करने के लिए समर्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे होंगे? ऐसे ही करेंगे। अगर बात समझ में आ गई, ज्यादा डिटेल में वर्ग विवेक करके कोर्स है भाई, उसको ज्वाइन करिए, उसमें बहुत विस्तार करें। अभी तक विस्तार की शुरुआत ही नहीं की।
समझ रहे हैं आप बात को? जी सर। ये ज्योतिष नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। आग का दरिया है और कूद के जाना है, डूब के जाना है। बट करावती हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। स्लोली स्लोली इसको क्या है लेंगे। चलो अगले सवाल में चलते हैं जी। शुभम जी वो रस और स्पर्श और गंध का भी बता दीजिए D30 में। अमरकांत जी, रस स्पर्श गंध की क्या क्वालिटी क्या है? भागवतम में बहुत अच्छा है और अमरकांत की जो है मास्टर है सॉन्ग में। सर जैसे बताया कि सर्वप्रथम बताया गया है आकाश तत्व के बारे में। आकाश तत्व बोलते हैं, आकाश तत्व की क्वालिटी ये है कि बाकी सब तत्वों को एकोमोडेट करने के लिए जो स्पेस है वही आकाश तत्व है। और आकाश तत्व की जो लक्षण है वो है ध्वनि, आवाज। तो और आवाज का डिफिनीशन बताया हुआ भागवत में कैरेक्टरिस्टिक कि टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ स्पीकर बियॉन्ड द रेंज ऑफ विजन। हमें दिख नहीं रहा पर लग रहा है तो आवाज से लगता है, तो वो ध्वनि के बारे में। तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसको अप्लाई कैसे करना है, इसलिए जितना मेरे को पता है मैं पूरा बता रहा हूँ। इसमें मैं एक पॉइंट रोक के एप्लीकेशन वाली बात बता देता हूँ। हमारा D30 में जो लगन आता है वो सेजिटेरियस होता है, ठीक है। तो एक ग्रैंडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, वो आपको दिखती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय में ऐसी तो होती थी। इसके लिए ना जुपिटर हिस्टोरियन का दायरा होता है, हिस्टोरियन का, वो आपको बता रहा होता है कि सभ्यता ऐसी थी, अब नहीं है। ये वो ध्वनि है, मेरा बोलने का काम है, बोलता ही हूँ दिन भर, है ना। और जो चीज नहीं है वो चीज के बारे में आपको बताया जा रहा है। और तीसरी चीज थी ना, एकोमोडेटिंग। आप में से किसी की पत्रिका देख के मैंने एडमिशन के लिए मना नहीं किया आप तो किसी को। तो मेरा मानना है कि सीखने की लालसा हो तो व्यक्ति को सीखना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? इस प्रकार से आप इसको यूज करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा यूज करने में। तो दिमाग नहीं लगाना तो वो वर्ग विवेक का कोर्स आ रहा है, वहां में लगा के आगे आगे चलते हैं। ये हो गया आकाश का, बाकी फिर वायु कहते। तो वायु तत्व जो है, वायु तत्व का मैं डिफिनेशन भूल गया, वायु तत्व का क्या डिफिनेशन है। लेकिन वायु तत्व से जो सेंस, जी बोल रहे थे आप। वायु तत्व क्या करता है? वायु स्पर्श तत्व, को, हाँ स्पर्श आता है उससे। वायु स्पर्श आता है ना। देखिए वायु जो है सेंसरी ऑर्गन्स के पीछे बहुत ज्यादा है, तो टेक्निकली वायु का जो व्यक्ति है ना वो सेंसरी मूलभूत चीजों में बहुत ज्यादा है। रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट जेंडर पर्सन, सेंसरी ऑर्गन्स, आप त्वचा में जो सेंसरी ऑर्गन्स लेकर के आप सुनेंगे। इस वजह से देखो वायु तत्व में जो तीनों राशियां आती है वो तीनों की तीनों जो है, तीनों की तीनों कहीं ना कहीं जो है क्रिएशन पावर, काम को दर्शाती है ना। वायु की जो भी राशियां होंगी, चाहे वो शनि का कुंभ हो या तुला हो या आपका बोल लो कि आप मिथुन हो, मिथुन। तो वो जो है द क्रिएटिव पावर, कॉपुलेशन एंगल ऑफ लाइफ को दर्शाती है। तो वो वहां पर हो गया कि अगर शनि का, शुक्र का या मंगल का, सॉरी मंगल कह रहा हूँ, शनि का, शुक्र का या बुध का D30 है, तो जो है उस मामले में आदमी जो है बेसिक इंस्टिंक्ट जो है आपका स्पर्श इत्यादि की चीजें जो है, संभोग इच्छा और जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ना, गाड़ी है कि नहीं है, बंगला है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं, उन बातों पे ज्यादा ध्यान रखेगा। ऐसे आदमी के लिए किसी को प्यार करना भी इस बात पर निर्भर करता है कि देखो पैसे कमाते हो तो भाई ठीक है, अगर पैसे नहीं कमाते तो प्यार है मुश्किल। और वायु का कारक शनि है, तो सिर्फ शनि के जो नवांश होते हैं, सॉरी शनि के जो D30 होते हैं कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस, वो ऐसा दर्शाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ वो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस तीनों नहीं ले लेना, सिर्फ शनि के लेना है, सिर्फ शनि वायु तत्व है, तो सिर्फ शनि का D30 जो है कि आपका एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न वो लेना है। ये बिल्कुल ही आईका के एग्जाम में लिखेगा फेल कर देंगे।
अगर आप ये लोगो जैसे देखो, जो मेरी स्क्रीन पे लोगो बना हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये एक डिजाइनर ने बनाया है, तो उसका चार्ट मेरे पास है, ठीक है। तो मैं जो उसी का चार्ट चेक कर रहा था, उसके B30 में अगर आप उसका मून और लग्न लॉर्ड और लग्न तीनों वायु में। वायु, हाँ, इसने क्या लोगो बनाया? सर देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपको दिख रही होगी कि इमेज की, एक आदमी है जो बहुत बड़ा दिमाग है लेकिन भोग विलास में डूबा है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तुम्हारे जूम में जो है वो, अच्छा अच्छा, हाँ। सेंसरी ऑर्गन्स पे या लाइक लाइक एक विचार विचार का भी जो चीज है वो भी वायु से आता है। वायु इज मोर लाइक, देखो वायु ना कवियों को भी बनाता है, वो जो कल्पना की उड़ान में उड़ सके। तुम डूबता डूबता हुआ सूरज देखोगे तो बैठो, शायद 5 मिनट रुकोगे, कुछ लोग शायद अर्घ देंगे, कवि तो कॉपी लेके शुरू हो जाएगा, भाई 5-6 पन्ने लिख देगा। तो कल्पना की उड़ान, थॉट, थिंकिंग, ये भी वायु का ही एलिमेंट ना। तो स्टोरी टेलर्स जो होते हैं, जो कहानियां सुनाते हैं, जो कल्पना की उड़ान उड़ करके चीजों को कर सकते हैं, वो भी वायु तत्व में ही, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह। ये चीज है, इस प्रकार से आप करिए, इसको ऐसे B30 सेट हो जाएगा। वैसे हाई डिविजनल चार्ट का अपना सेपरेट रूल है, ठीक है नहीं? आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत समय पढ़ाए। देखो कल ही तुम मुझे नितिन कह रहे थे ना, जी सर। आइसबर्ग है। अभी तो टिप ऑफ आइसबर्ग है भैया। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुमको गिनती के 6 डिविजनल चार्ट, D1 D2 इत्यादि, D1 D2 D3 D9 D12 और D13। D9 D12 D16, इन्हीं तीनों के सिर्फ लग्न भाव में अलग अलग राशि होने से जातक का कैसा स्वभाव होता है, अगर मैं तुमको यही समझाने लगूं तो कम से कम जो है ना 2 दिन लगेंगे लगातार बोलते बोलते, तब तुम कहीं जाकर के यह बात समझ पाओगे। हाँ, फिर 16 डिविजनल चार्ट और 9 प्लेनेट है, फिर 10 जो है गुलिक मानवी इत्यादि भी हो जाते हैं, है ना। अभी तुमने कुंभ का घड़ा देखा नहीं, थोड़ा सा फार फ्रॉम द थॉट है अभी ना, बहुत बेहतर चीज है वो। जितने डेप्थ में जाते रहोगे उतना मोटी अंतर है। यस, वर्षा है वो क्वेश्चन। For dual ascendants, what if both the Kendra lords are debilitated in D9? How do we interpret it? It is a self-correction. वर्षा तुमको हिंदी समझ में आती है ऐसा? इसमें उत्तर में एक बहुत खास देने वाला था, और वो खास आंसर ये है कि जब केंद्र का अधिपति कमजोर होता है, देखिए भाई केंद्र क्या है, बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है केंद्र, और जब केंद्र का अधिपति कमजोर होता है ना, तो आदमी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को भी पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है। समस्या है वो, ये चीज है कि इस मामले में जब केंद्र के अधिपति बहुत कमजोर, बहुत अफ्लिक्टेड हो, तो आदमी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा करने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ये पहली बात होगी। और दूसरी बात कि ऐसे व्यक्ति को जो है कि मतलब बार बार रह रह के हर चीज में सेम ही प्रकार की अड़चनों और सेम ही प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। ये दो चीजें बहुत स्ट्रांगली होती हैं जब केंद्र। एक खास बात है, अगर केंद्र में 3 या 3 से ज्यादा पापी हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा आदमी जो है कि ऐसा होता है जो कि खराब जिंदगी जी रहा होता है और ज्योतिषियों को भी गाली देता है। सर्पयोग, खुद की भी खराब जिंदगी होती है, ज्योतिषी को भी गाली देता है, मतलब जिंदगी तो खराब होती है, सुधरने के जो रास्ते होते हैं उनको भी दूर करता है। तो ये 3 ट्रेट है। एक तो बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है, और सेम ही चीजें बार बार रिपीट होती है ना, कि जैसे कि उसको पति ने भी धोखा दे दिया, माँ ने भी धोखा दे दिया, बाप ने भी धोखा दे दिया, भाई ने भी धोखा दे दिया, हस्बैंड ने भी धोखा दे दिया, बॉयफ्रेंड ने भी धोखा दे दिया, सभी धोखा ही देते हैं। और हर बार धोखा खा करके भी जो है वो मतलब अगली बार नई प्रकार से धोखा हो जाता है, वो चाह करके भी अपने को बचा नहीं पाता। और तीसरी चीज क्या होती है कि जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जो लोगों की मदद कर सकते हैं, उन हेल्पिंग और मदद जो लोग कर सकते हैं उनके सामने वो ऐसा एडमेंटली और रूडली पेश आता है कि वो लोग उसको मदद नहीं कर पाते। ये जो है कि उत्तर में इस पे देना चाहता था, इसके लिए मैंने कहा था कि इसको जो है क्लास में पूछा जाए। ये बहुत
जो इम्पोर्टेंट है, केंद्र के आधिपत्य का कमजोर होना बहुत जरूरी है, बहुत डिफेक्ट है चार्ट पे। तो शिवम जी जल का जो है वो वीनस हो जाएगा और इसका खेती का मतलब मरकरी हो जाएगा। पृथ्वी का मरकरी हो जाएगा जी। ठीक। पृथ्वी का काम गंध है, पृथ्वी वाले व्यक्ति के शरीर से बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है, कुछ लोग होते हैं ना पसीना बहुत खुशबूदार होता है, और इसमें एक स्वतः पावर होती है कि इसके काम से ना बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे वो आज करने हो गया तो वो एक बाबा चलाते थे ढाबा, किसी यूट्यूबर ने आगे ले लिया उन्हें इंटरव्यू, तो बाबा हो गए फेमस, यूट्यूबर हो गया। पृथ्वी तत्व है बाबा का पक्का ही, इतना स्ट्रॉन्ग पृथ्वी तत्व है कि मतलब समझो आदमी कहीं से भी आ गया उसके पास, ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, उसको खुशबू है ना, ये पृथ्वी तत्व की खासियत है। मरकरी को ढूंढ 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 के लोग पहुंच जाते हैं दूर दूर से, जुपिटर सामने खड़ा जल है नहीं पड़ता। तो जल से मतलब प्रेम है। हाँ, जल का मतलब प्रेम, संवेदना, इमोशन, फीलिंग सब आप ले सकते हैं। जल से थुलथुल भी होता है आदमी का, थोड़ा भारी भरकम शरीर लिए वो भी होता है। जल थोड़ा सा जो है, जो बच्चा पैदा होते हुए बहुत भारी हो उसके D30 लगने पे जो है कि ज्यादातर होता है, ज्यादातर कुछ कुछ बच्चे जो है कि मतलब डिलीवरी के समय में जो है फंस जाते हैं बेचारे, तो माँ को अत्यधिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। वैसे चार्ट्स में जो है कि D30 लग्न में जो है जलीय ग्रहों का प्रभाव होता है, खासकर शत्रु राशि में बैठे हुए। इसके लिए वारा मेरे का एक और रूल है कि रमरकान जी को पता होगा, अगर D9 में चंद्रमा से केंद्र में पापी बैठा हो तो ऐसे बच्चे को पैदा करते समय माँ को बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जल नहीं है ना, जल फेलिसिटी नहीं हो पा रहा, तो मतलब बच्चे को कुछ नहीं कर पाती, डॉक्टर इंटरवेंशन लगता है और इंटरवेंशन जो है वो पीड़ाकारी होता है। सर D12 का यूज जो है वो वियोनि जन्म अध्याय में हाँ द ये यूज, रियली जन्म में जैसे चंद्र जिस द्वादशांश पे बैठा है, हो उसी प्रकार का पशु, हाँ। उसी प्रकार की पार्श्विक प्रवृत्ति, मेरा मानना है हर आदमी एक प्रकार का पशु होता है, इस प्रकार का पशु है वो आपके चंद्रमा का D12 है। जी। जैसे मेरा चंद्रमा जो है कि जेमिनी में बैठा है तो मैं थोड़ा सोशल पशु हूँ, ठीक है, तो ऐसा है कि किस प्रकार का पशु है, जैसे जेमिनीज बंदर, मतलब बंदर प्रकार की प्रवृत्ति है। आप केला खाओगे तो छिलके खा लो ना, मेरा केला खाने आओगे तो मारो मुझे। जेमिनी तो सर तोता है क्या? जेमिनी हमको लगता है तोता है। डिपेंड करता है वरदान जी, एक लिस्ट मिलता है तो उसमें तो शेयर किया था आई थिंक, नहीं मस्टिंग बता। नहीं शिवम जी कुछ बोले तो आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे बोलिए। अरे नहीं तो तोता भी बहुत बोलता है ना, अच्छा आप भी बोलते हैं, हाँ ये भी बात है इसमें, बोलना काम है, हाँ इसमें वो मेमोराइज बहुत जल्दी कर लेता है, हाँ आप बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं उसका चीजों को। रंग भी हरा है, जेमिनी का रंग भी तो हरा है। लेकिन मैं तो हरे रंग का नहीं, बट सांवले तो हैं। नहीं, हम तो तोता की बात कर रहे हैं। नहीं मैं देखने में सांवला लग रहा हूँ आपको, नहीं, आपका मूल रंग गोरा है सर। असलियत से सामने में देखने में आपको सांवला बिल्कुल प्रतीत नहीं होगा, वो देखने में केवल सांवला लग रहा है तो दूर से। खैर बहरहाल तो जो है कि हर राशि में हर ग्रह के होने से एक अलग रंग का जो है कि एक अलग पशु होता है, ठीक है जी। इसका है एक लिस्ट, जो लिस्ट मैंने किसी कोर्स में तो बताया था, अब किस में बताया था वो हम भूल गए, लेकिन जो राशि नोट्स मैंने बनाए थे वो राशि नोट्स में मैंने उसको लिखा हुआ था, उसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के भी खैर आपको भेजूंगा तो नहीं, बट फिर भी जो है अभी ढूंढ के जरा जेमिनी वाले का कर देता हूँ मैं, किसी क्लास में शेयर किया था ना इसको, याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ शेयर किया उसको। बट अष्टमंगल में ना, अष्टमंगल में इसको बड़ा यूज करते हैं, घर से निकलते हुए आदमी किस प्रकार के जानवर को देखेगा, समझे ना बात करने क्या, जरूरी है ये। हाँ जी इधर आ गया लिस्ट, ये आपको इधर दिख रहा होगा, लिस्ट बना रखा है ना, ये लंबा स्पेस है, स्पेस के लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो जैमिनी में मिथुन राशि में अगर सूर्य हो तो शी डियर, मतलब स्त्री, क्या शी डियर को क्या कहते हैं, मृगनी। मृग, मृग है, मृगनी जो ये फीमेल मृग होता है,
अगर चंद्रमा हो तो बंदर होता है, अगर मंगल हो तो केवल मृग होता है, अगर बुध हो तो गधा होता है, अगर गुरु हो तो भी गधा होता है, अगर शुक्र हो तो मनुष्य होता है, और अगर शनि हो तो भैंसा होता है। मिथुन राशि में लिस्ट है 12 राशि में 9 ग्रह के होने से 108 जानवर बनते हैं टेक्निकली। मूल रूप से जेमिनी होता है, आप ये कह सकते हैं, बट जैसे जैसे डिविजनल चार्ट चेंज होते हैं वैसे वैसे राशि का टेम्परामेंट भी चेंज होता है। सर ये जो पंचभूत है, तो हर एक पंचभूत से रिलेटेड एक ग्रह तो है, हर पंचभूत का अपना अपने फीचर्स है, अपने लक्षण है। इसके अलावा जो चीज है, जैसे मुझे ध्यान में आ रही थी कि जैसे कि मेरी नाक बड़ी है, ऐसा मेरे को लगता है कि मेरी नाक प्रोमिनेंट है, तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, जी उन हर एक का अपना अपना महाभूत है। तो जैसे कि कान का जो महाभूत है वो है आकाश तत्व, क्योंकि वो साउंड सुनता है। तो उस प्रकार से बाकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और बाकी जो कर्मेंद्रियां, उनका अपना अपना महाभूत है। तो क्या इससे रिलेटेड कोई टेक्निक है क्या? राशि की हम लोगों ने लंबाई पढ़ी थी पहले, अमरकांत जी आपको याद हो, मास्टरिंग राशि में हम लोग राशि की लंबाई पढ़ रहे थे। बताइए आपका गुरु कौन सी राशि में है? मेरा गुरु सिंह राशि में। आपका गुरु सिंह राशि में है ना। देखिए 4 राशियां कौन सी लंबी राशियां जो है, 4 राशियां हैं, सिंह, कन्या, 5 6 7 5 6 7 8। 5 6 7 8, चारों राशियां लंबी है। लंबी राशि में जो ग्रह बैठा होगा उससे जुड़ी हुई जो ज्ञानेंद्रिय होगी, उस ज्ञानेंद्रिय से आदमी बहुत ज्यादा उसमें रहेगा ना, उस ज्ञानेंद्रिय में बहुत ज्यादा आदमी अपना समय पाएगा, या बहुत ज्यादा उस ज्ञानेंद्रिय के पीछे में रहेगा। जब वो बॉडी पार्ट, सामने पहले भी बात की थी कि लंबी राशि में जो ग्रह बैठा होगा उस ग्रह से जुड़ा हुआ जो बॉडी पार्ट होगा वो लंबा होगा। लेकिन आपके जो है मतलब कान भी थोड़े से जो है लंबे होने चाहिए इस कंपेयर टू। कान तो हमारा छोटा ही है वैसे, कान ज्यादा बड़ा ये नहीं। लोग ना जैसे टेक्निकली जुपिटर की अगर आप बात करो तो आरजी राव ने जुपिटर को नाक का कारक लिया है वैसे, तो बड़ी नाक के लिए वो जुपिटर देखेंगे, कान के लिए थर्ड लॉर्ड देख लेना चाहिए हम लोगों को, है ना। तो वैसे करके जो लंबाई इत्यादि वाले भावों में जो ग्रह बैठे हैं उनसे जुड़ी हुई कर्मेंद्रियों में, सॉरी ज्ञानेंद्रियों में आदमी बहुत ज्यादा काम करेगा। और ऐसा इस पे बहुत बड़ा टेक्निक है, ये जो चीज है ना, ये कर्मेंद्रिय में किस प्रकार से, यहाँ पर कर्मेंद्रिय, अस्पाश और षड्रिपु, ये तीनों का एक सेट है कि किस इंद्रिय के कौन सा रिपु है और कौन सा पाश है और कौन सी कर्मेंद्रिय है। तो कर्मेंद्रिय को ज्यादा एक्सरसाइज करने पे कौन सा रिपु आदमी के खिलाफ खड़ा होता है और कौन सा पाश उसको आबद्ध करता है कि तुम ऐसा मत करो, तो फिर भी जातक को जो है कि करना है और उसको जीतना है, यही तो माया का बंधन है। तभी तो ज्योतिष पाश माने जो माया से बांधे वो। पाश माने जो कुत्ते के गले में पट्टा होता है ना, हाँ हाँ, बंधन, उसको पाश हाँ, है। ओके। तो पाश है। जैसे जो षड रिपु है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, रिपु को तो आप त्याग नहीं सकते क्योंकि रिपु तो आपको पता है ये रिपु है। पाश नहीं त्यागा जाता क्योंकि वो आपके गले में बंधा हुआ है, वो बिट नेचुरल है। वैसा प्रेम की भावना पाश है, चाहिए अटैचमेंट है, जोड़ता है और बांध भी देता है। चाहिए आपको। पाश के बारे में रामकृष्ण परमहंस ने एक ऐसी बात कही है कि ऊंट जो है ना, ऊंट ऊंचे पेड़ पे चढ़ करके कांटे लगे हुए झाड़ियां खाता है, उसके मुंह से खून गिरता रहता है, फिर भी वो खाता जाता है। उसके मुंह में दर्द होता है, वो खाना छोड़ देता है, फिर जैसे ही उसके मुंह में जख्म भरते हैं फिर से कांटे खाने लगता है। यही पाश है। आदमी प्यार करता है, दिल टूट जाता है तो घर में बैठ जाता है, फिर 2 दिन बाद टिंडर पे नहीं लड़की ढूंढने लगता है। अरे भैया, पाश है अटैचमेंट। क्योंकि काम, क्रोध, मोह, लोभ को तो आप त्याग दोगे, लेकिन वो द सेंस ऑफ गेटिंग अप्रिशिएटेड, द सेंस ऑफ गेटिंग लव्ड को कहां से त्यागोगे आप? वो नहीं मिलता ना, भी मुश्किल है, वो पाश है। नेक्स्ट सेट है तीनों का, बट आज के लिए बहुत हुआ है ना, बात नहीं, क्योंकि मुझे याद आता है बखूबी कि मुझे 9 बजे से करनी है क्लास ना, फलित ज्योतिष प्रकाश की। और
तो इसको कंटिन्यू करेंगे और अगले महीने, उसके तो इसी महीने नहीं तो अगले महीने, ठीक है जी। नमस्कार, आप लोगों का क्लास कैसा रहा उसके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा। ग्रुप में आप भेज सकते हैं, पर्सनली भेज सकते हैं, जैसा मन करेगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शुभम जी। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर, बहुत सुंदर क्लास। धन्यवाद सर, हाँ बहुत अच्छा।